चीनी राजदूत ने दिल्ली में खड़े होकर कहा कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के मालिकाना हक को लेकर कोई भी दावा कर सकता है और भविष्य में इसको लेकर विवाद भी होगा। और वहीं पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल अरुण सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यह बात सही है, क्या पता भविष्य में चीन ही कह दे कि जी 700 साल पहले हमारा कोई एडमिरल झेंग था जो एक जहाज लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड पर आया था, इसीलिए अब से अंडमान आइलैंड पर हमारा दावा है, ये विवादित क्षेत्र है और इसीलिए हमारा भी इन पर हक बनता है। और ये घटना 2016 में हुई थी और लोगों ने इसे हंसी मजाक में उड़ा दिया था कि देखो चीन ने हरकत करने की कोशिश करी और भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन भारतीय सेना के रणनीतिकारों ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में भी चीन यही कर रहा है। फिलीपींस के जो आइलैंड हैं, जापान की जो जमीनें हैं, उन्हें यही कहकर कब्जाने की फिराक में है कि यहां पर हमारा 600 साल पहले कोई नौसैनिक आया था, कोई एडमिरल था शैंग एम्पायर का, वो यहां आया था, इसलिए ये हमारे हैं, ये चीन का अधिकार क्षेत्र है। फेक दस्तावेज ये लोग बना लेते हैं, तो कल को अंडमान आइलैंड के साथ भी ऐसा हो जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि अंडमान आइलैंड पर ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग हों, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसीलिए ये वीडियो टेक्निकली तो यही खत्म हो जाना चाहिए। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अनाउंस किया है वो कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप समझेंगे कि विरोध करने वालों को तेल कहां से सप्लाई हो रहा है और भारत के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए अंडमान आइलैंड क्यों सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन बहुत ही आसान भाषा में पहले यह समझ लो कि भारत अंडमान आइलैंड के ऊपर खेल क्या रच रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यह है लोकेशन, यह है अंडमान आइलैंड्स जहां पर भारत ये पूरा प्रोजेक्ट चलाएगा। तो सबसे पहला काम होगा पावर प्लांट बनाने का। हम यहां एक पावर प्लांट बनाएंगे जो एक हाइब्रिड पावर प्लांट होगा, सोलर प्लस गैस से चलने वाला, और ये 450 मेगावाट का होगा, यानी कि बहुत ज्यादा इनॉर्मस बिजली ये पैदा करेगा जिसकी जरूरत भी है। और इस समय जो पूरा अंडमान आइलैंड से जो वहां लोग रहते हैं उन्हें बिजली की कमी भी रहती है, ये उसकी भी पूर्ति करेगा। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, जो हद से ज्यादा हमें जरूरी भी है। जरूरी इसलिए क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आज भी भारत के बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे हैं जो पहले सिंगापुर में पहुंचते हैं, फिर वहां से छोटे छोटे शिप में लादे जाते हैं, उसके बाद भारत आते हैं, क्योंकि भारत में एक ऐसा बड़ा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह नहीं है जहां पर इतने बड़े कंटेनर शिप आ पाए। आप सोचिए, हम आज 2026 की बात कर रहे हैं, हमारे पास लेकिन नहीं है। और मैं कितने बड़े यहां पर बंदरगाह की बात कर रहा हूं, आप स्केल समझिए, 16 से लेकर 18 मिलियन कंटेनर पर ईयर हैंडल करने की कैपेसिटी। एक कंटेनर कितना बड़ा होता है आप स्क्रीन पर देखिए। ऐसे ट्रक आपने आसपास खूब देखे होंगे, 14 से लेकर 18 टायर वाले साइज के ये ट्रक होते हैं, बहुत बड़े, इन पर एक कंटेनर आता है। हम ऐसे करीबन 1.5 से लेकर 2 करोड़ कंटेनर पर ईयर की बात कर रहे हैं। एक पोर्ट इतने कंटेनर हैंडल करे, इतना बड़ा पोर्ट हम चाहते हैं, वो भी डीप सी वाला, जहां पर गहराई ज्यादा हो, क्योंकि जब बड़े बड़े शिप आएंगे एवरग्रैंड जैसे, तो उनके लिए आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए जहां वो रुकें और वहां से लोडिंग अनलोडिंग किया जा सके। यहां पर हमारे अंडमान आइलैंड्स के अंदर ऐसा बनेगा, फिर यहां पर बड़े शिप आया करेंगे, उनसे लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, और कंटेनर यहां से फिर छोटे छोटे शिप में भारत पहुंचाए जाएंगे। हमें सिंगापुर या चीन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद तीसरा काम होगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक ऐसा एयरपोर्ट जो 4000 से ज्यादा यात्रियों को संभालने की क्षमता रखे एक बार में, यानी कि हर वक्त वहां पर 4000 यात्री भी इकट्ठा रहें तो भी भीड़ ना हो, यानी कि एक मजबूत एयरपोर्ट होगा। और ये डबल काम करेगा, पहला डिफेंस के लिहाज से भी यहां पर लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे और यात्री एयरक्राफ्ट भी, यानी कि ये डिफेंस के साथ साथ
टूरिज्म का भी हब बनने वाला है। इसके अलावा एक नया शहर ही हम बनाएंगे, ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी होगा, जहां पर हमारे जो डिफेंस वाले लोग हैं वो भी रह सकेंगे परिवार के साथ। और इतना ही नहीं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जो रिजॉर्ट्स होंगे, होटल्स होंगे, वो भी बनाए जा सकेंगे। यानी कि टूरिज्म का भी हब होगा, एक मिनी मालदीव या बाली जैसा शहर हम बना रहे हैं। उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे अहम काम, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। हम यहां पर इतना शक्तिशाली नौसैनिक अड्डा बनाएंगे जो कि पूरे के पूरे साउथ एशिया में किसी ने नहीं देखा होगा। हम अपने सबसे एडवांस शिप और सबसे खूंखार पनडुब्बियां यहां तैनात करेंगे। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको थोड़ी सी लोकेशन देखनी पड़ेगी। आप स्क्रीन पर देखिए, जो ध्रुव राठी जैसे लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को आप सीज नहीं कर सकते अंडमान आइलैंड से। आप देखिए खुद, ये बहुत छोटा सा पैसेज है और यहां पर अगर हमें एक अच्छा खासा बंदरगाह बना दे और एक बड़ा यहां पर मिलिट्री बेस बनाए, तो इसी प्रकार से हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को सीज कर सकते हैं, जैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमूज को सीज करके बैठा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हरमूज सिर्फ दुनिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां से दुनिया का 25 से लेकर 30% कच्चा तेल होकर जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से दुनिया का 50% कच्चा तेल होकर गुजरता है और दुनिया का 40% व्यापार यहीं से होता है। यानी कि हम पूरी दुनिया की जो सबसे कमजोर नस है अपनी मुट्ठी में ला देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत सैन्य अड्डा बनाकर। हालांकि ध्रुव राठी का कहना यह है कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को सीज कर भी दिया तो भी दुनिया के पास रास्ते हैं, जैसे कि ये बाली के पास से होकर नीचे से देखिए आप, इंडोनेशिया में यहां से होकर एक स्ट्रेट है, दुनिया यहां से अपना व्यापार और तेल कर लेगी। आप बैठ जाइए, इस स्ट्रेट को कब्जा कर कुछ नहीं होने वाला। तो इन मूर्खों को कौन समझाए कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि यहां पर पानी गहरा है, बहुत ज्यादा चट्टाने नहीं हैं और साथ ही पानी बहुत ज्यादा शांत है, जिससे कि शिप आसानी से गुजर जाती हैं। ये जिस स्ट्रेट की बात कर रहे हैं कि दुनिया इसे बाईपास कर देगी, यहां से गुजर जाएगी, भारत को कोई फायदा नहीं होगा। यहां पानी बहुत ज्यादा उथला है, यहां पर पानी के अंदर चट्टाने हैं जो बड़े से बड़े शिप को चीर कर रख देगी, जैसे कि टाइटैनिक को उस समय कर दिया गया था। यानी कि यहां से कोई भी गुजरेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क उठा रहा होगा। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करने का कोई भी तरीका धरती पर मौजूद नहीं है। हाँ, कल को अगर चीन अपने शिप को पंख लगाकर उड़ाने लग जाए तो बात अलग है, वरना शिप को गुजरना स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही है। और इसे सीज करने का एक ही तरीका दुनिया में मौजूद है, आप अंडमान आइलैंड पर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए बल्कि वहां पर एक प्रॉपर मिलिट्री बेस हो। और यही कारण है कि 2016 से ही चीन की बहुत गंदी निगाह है इस पूरे अंडमान आइलैंड्स पर। वो हर कीमत पर चाहता है कि जो ये सबसे कीमती मोती है वो या तो उसके हाथ लग जाए या उसके करीबी साथियों के। आप कहोगे कि उसके करीबी साथी? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दावा करने की कोशिश कर सकते हैं इस पर, जैसे कि इंडोनेशिया तो ऑलरेडी कर चुका है। जी हाँ, आजादी के बाद से ही 20-25 सालों तक भारत और इंडोनेशिया के बीच में बहुत खराब संबंध थे इन अंडमान आइलैंड्स को लेकर। इंडोनेशिया का दावा था कि ये उसके हैं और भारत ने अवैध रूप से इन्हें कब्जा लिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी दावा कर दिया था अंडमान आइलैंड्स पर कि यहां पर ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए ये उनका है। लेकिन इन दोनों देशों का तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इंडोनेशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन कल को पता नहीं क्या होगा। क्या पता म्यांमार दावा कर दे जैसे वो चीन के करीब जा रहा है। इसीलिए बेटर है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, यहाँ पर भारत से लोग आकर बसें। जी हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। इससे ना सिर्फ भारत का दावा हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा, बल्कि हम यहाँ पर नेवल बेस बनाकर इसे एक मजबूत हथियार बना देंगे पूरी दुनिया के खिलाफ। लेकिन हाँ, इस पर हमें कुछ बलिदान भी देना पड़ेगा। बलिदान ये कि कुछ जहां ये आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें विस्थापित करना पड़ेगा, कुछ जंगलों का भी नुकसान होगा और जो कोरल रीफ है समुद्र के अंदर उसे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक लार्जर पिक्चर देखनी है, अपने देश को एक ऐसा फोर्ट्रेस बनाना है जिसे कोई भेद ना सके, तो बलिदान तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर काम प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो इस नुकसान को मिनिमाइज कम से कम किया जा सकता है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या रणनीति के लिहाज से आप ये बलिदान देंगे या नहीं। जो भी ओपिनियन है कमेंट करके बताइए।